हेलो स्टूडेंट, आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। आज हम बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक लोकसभा के बारे में रीड करेंगे। बाकी मैंने आपको बीए सेकेंड ईयर की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप उन्हें भी वॉच कर सकते हैं। और यह भी टॉपिक आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से बन सकता है एग्जाम में। भारतीय लोकसभा के संगठन का वर्णन कीजिए तथा इसका राज्यसभा से संबंध बताइए। या तो आपसे यह पूछ सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के संबंध बताइए, और लोकसभा और राज्यसभा में से कौन सा सदन ज़्यादा शक्तिशाली है और क्यों है। तो आपको यह भी रीज़न बताना पड़ेगा। साथ ही लोकसभा के संगठन, कार्य, अधिकार और उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम इसकी संगठन और रचना के बारे में पढ़ते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो लोकसभा है वो जनता की सभा है और इसके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचन से चुने जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप 5 साल बाद जो एमपीज के इलेक्शंस के लिए वोट करते हो, तो हम डायरेक्टली जनता इन लोगों को चुनती है और तभी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। तो एक तरह से हमने सांसदों का चुनाव किया, इसीलिए ये जनता द्वारा निर्वाचन से चुने जाते हैं। जबकि अगर हम राज्यसभा की बात करें या हम राष्ट्रपति के चुनावों की बात करें या उपराष्ट्रपति के चुनावों की बात करें, तो वे जनता द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से नहीं चुने जाते। उनका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, जबकि इनका चुनाव जनता द्वारा निर्वाचन से चुने जाते हैं। और 1971 के तहत इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है और किसी भी रूप में 530 से अधिक सदस्य राज्यों के मतदाताओं द्वारा नहीं चुने जाते। यानी जो पूरी इंडिया के लोग हैं वो 530 सदस्यों का चुनाव करते हैं और 20 सदस्य संघ शासित क्षेत्रों से होते हैं। 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 331 के अंतर्गत नामजद किए जाते हैं। तो जो एंग्लो इंडियन समुदाय है वह समुदाय होते हैं जिनके पूर्वजों, मतलब जिनके दादा परदादा वो बाहर की कंट्री के हैं, और जबकि बच्चे इसी कंट्री के, तो उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है और नामजद किए जाते हैं। यदि उन्हें लगता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, तो वह उनको 2 लोगों को कहीं से भी चुन सकते हैं। तो राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से होता है। यानी मैंने आपको भी पहले ही बताया कि 2 तरह के चुनाव होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष मतदान, एक अप्रत्यक्ष मतदान। प्रत्यक्ष मतदान में जनता की भागीदारी होती है। जैसे कि आप देखोगे हम एमएलएज एमपीज को चुनते हैं तो वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से चुना जा रहा है, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के मेंबर को हम लोग डायरेक्टली नहीं चुनते, तो उसे हम अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। तो लोकसभा यदि राष्ट्रपति द्वारा विघटित ना कर दी जाए तो वह अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक चालू रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि यदि राष्ट्रपति उसको विघटित ना करे, ना हटाए, तो उसका शासन काल लोकसभा का 5 साल है। लेकिन जब इमरजेंसी लग जाती है, आपातकाल लग जाता है, तो संसद इसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ा सकती है। और इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि किसी अवस्था में आपात घोषणा के अंत हो जाने के बाद 6 माह से अधिक नहीं होगी। यानी जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ, आपको 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा के इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। लेकिन सभा के सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकते हैं। यानी लोकसभा के जो सदस्य हैं वह क्या करेंगे, जो स्पीकर होता है उसे अपना त्यागपत्र दे सकते हैं और हट सकते हैं अपने पद से। और लोकसभा की जो सीटों का निर्धारण है वो 1971 की जो जनगणना की गई थी उसके हिसाब से ही है। तो आप सभी को पता चल गया कि जो इसकी अधिकतम संख्या है वो कितनी है, 552 है। लेकिन अगर हम अब इस टाइम पीरियड की बात करें, जो हमारे अभी लास्ट टाइम इलेक्शंस हुए हैं, तो उसके अंदर 545 मेंबर्स चुने गए हैं। तो आपके जो पिछले 10 ईयर्स से 545 ही मेंबर्स हैं, जिसके अंदर जो 2 हैं एंग्लो इंडियन उनको नॉमिनेट करते हैं आपके राष्ट्रपति, और बाकी सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते हैं।
अब इन्होंने यह कहा है कि यह व्यवस्था 2000 ईस्वी के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े मिलने तक जारी रहेगी और अभी तक इसमें कोई संशोधन नहीं है। उसी के अकॉर्डिंग अभी तक लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किया जा रहा है। और आप सभी को यह पता होना चाहिए, जो हमारी पहली संसद है वह 6 मई 1952 में गठित हुई थी। जैसा कि आप सभी को पता है, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि जो हमारे फर्स्ट इलेक्शन है वो 1951 और 1952 में हुए थे, और जो पहला इलेक्शन है वो कहा जाता है कि हमारे जो चुनाव थे वो 1952 में हुए थे। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जो ज़्यादातर एरिया हैं जिसमें इलेक्शंस हुए थे वो 1952 में हुए थे, जबकि कुछ ही राज्यों में 1951 में हुए थे। इसीलिए हमारे जो पहले चुनाव हैं उन्हें 1952 का चुनाव कहा जाता है। तो आप देख सकते हो कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की जो संख्या है वो कितनी है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर 80 है, जबकि अगर हम अब हमारी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर सीटें आपको 7 मिल जाएंगी। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट की सीटें अलग अलग हैं, तो वो किस पे डिपेंड करती है, वहाँ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो आप इस चीज़ पे भी नज़र डाल लेना कि जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वो कितनी होती है। यानी अगर हम अलग अलग स्टेट की बात करें या यूनियन टेरिटरी की बात करें तो उसके अंदर हमें अलग अलग सीटें देखने के लिए मिलती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ महाराष्ट्र, कर्नाटक, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, बाकी इन सब स्टेट के बारे में भी दे रखा है। तो आप देखोगे कि जो 530 हैं वो टोटल सीटें इतनी हैं, और जो 13 हैं वो आपके केंद्र शासित प्रदेशों की है। तो आपकी हो गई टोटल 543, और जो राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किए 2 मेंबर्स, तो टोटल मिलाकर हो गए आपके 545। तो इस तरह से हमारे लोकसभा के जो मेंबर हैं टोटल वह कितने होते हैं, 545। लेकिन अगर आपसे अधिकतम संख्या पूछी जाती है तो आप बताएंगे 552, लेकिन अभी की जो वर्तमान लोकसभा के सदस्य संख्या है वो है आपकी 545। अब हम बात करेंगे लोकसभा सदस्य की योग्यता के बारे में। तो उसकी क्या क्या योग्यताएं होती हैं ये भी आपको पॉइंट डाल के लिखना है। और कभी भी आप जब भी कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आंसर के अंदर जरूर पेंसिल से या पेन से अंडरलाइन कर दिया करो, जिससे अगर आप पॉइंट को हाईलाइट करोगे तो आपके जो मार्क्स बढ़ने के चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे पहली जो योग्यता है वह यह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, उसके पास संसद द्वारा निर्धारित योग्यता हो, और वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर ना हो। यहाँ पर इसका मतलब यह हुआ कि वो किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी ऐसी सर्विस नहीं होनी चाहिए जहाँ से सरकार की तरफ से उन्हें पैसा दिया जाता हो। और साथ ही विकृत मस्तिष्क वाला, यानी अगर कोई पागल है या दिवालिया है जिसके पास कुछ भी नहीं है अपना प्रॉपर्टी वगैरह, तो उसको अगर न्यायालय ने उसको दिवालिया घोषित कर दिया है तो हम मतलब वह संसद का सदस्य नहीं चुना जा सकता। और इसके अतिरिक्त ऐसा कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं हो सकता जो चुनावों में भ्रष्टाचार में दोषी सिद्ध किया जा चुका हो और किसी अन्य देश का नागरिक बन गया हो, तो उसे भी हम लोकसभा के मेंबर में नहीं खड़ा कर सकते। और या देशद्रोह या किसी अन्य अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक जेल में रहा हो तो वह भी लोकसभा का मेंबर नहीं बन सकता। अब हम बात करेंगे गणपूर्ति क्योरम के बारे में। तो इसमें यह कहा गया है कि संविधान द्वारा गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/10 भाग निश्चित की गई थी, परंतु 42वें संशोधन के अंतर्गत लोकसभा को अपनी गणपूर्ति निश्चित करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन दोबारा 44वां संशोधन किया गया और 42वें संशोधन को इस धारा से निकाल दिया गया। यहाँ पर गणपूर्ति का मतलब यह होता है कि आप मान के चलो कि हमारे जो मेंबर्स हैं यानी सांसद हैं लोकसभा के, वो हुए आपके 545। अब उसमें से 1/10% जो लोग हैं वो सिर्फ आपके मंत्री बन सकते हैं। आप लोगों को कई बार ये डाउट होता होगा कि जो लोकसभा के तो 545 मेंबर हैं, लेकिन जो मंत्री बनते हैं वो तो कुछ ही लोग होते हैं। तो इसीलिए होता है क्योंकि ये गणपूर्ति कर रखी है कि 545 में से आप 1/10 भाग
ही मंत्री बना सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते। तो पॉइंट आउट करें तो 70-80 अराउंड हमारे मंत्री बन सकते हैं। तो वह कौन चुनता है? तो वह आपके प्रधानमंत्री चुनते हैं और प्रधानमंत्री द्वारा पसंद कर लिया जाता है और राष्ट्रपति उनको नॉमिनेट कर देते हैं या शपथ दिलवा देते हैं। तो यहाँ पर क्योरम की बात हो गई, गढ़ पूर्ति की बात कर दी गई। और आप सभी को पता है कि जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग जगह से भी होते हैं, लेकिन मंत्री उन्हीं को बनाया जाता है जो पार्टी ज़्यादा सीटों से जीती है। जैसे कि अभी इस टाइम अगर हम बात करें बीजेपी, मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो उनकी पार्टी लोकसभा में जीती है, तो यानी जो मंत्री बनेंगे वो सारे उन्हीं की पार्टी के होंगे। अब हम बात करते हैं पदाधिकारी के बारे में, यानी जो ऑफिसर्स हैं वो कौन कौन होते हैं। तो लोकसभा में दो मुख्य पदाधिकारी होते हैं, एक तो अध्यक्ष होता है और दूसरा उपाध्यक्ष होता है। तो लोकसभा अपने सदस्यों में से बहुमत द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। तो लोकसभा क्या करती है? तो जब उनके सारे एमपीस आ जाते हैं तो उसके बाद यह देखा जाता है कि वोटिंग के थ्रू वहाँ उन्हें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनना पड़ता है, लेकिन इनका कार्यकाल लोकसभा के भंग होने पर समाप्त हो जाता है। लेकिन कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व वे अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि 5 साल तक उन्हें करना ही है वहाँ पे वर्क, तो अगर वो उससे पहले रिजाइन लेना चाहते हैं तो वो रिजाइन कर सकते हैं। लोकसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उन्हें अपने पद से भी हटा सकती है, लेकिन ऐसा करने से पहले उन्हें 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो लोकसभा की जिस बैठक में ऐसा प्रस्ताव लाया गया हो जिसमें उसमें वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अध्यक्षता नहीं कर सकता, वह बैठक में भाग ले सकता है और वोट दे सकता है, किंतु मत समाप्त होने की दशा में उसे मत दे सकते हैं, यानी वोटिंग दे सकते हो आप। तो संविधान की धारा 14 के अंतर्गत लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता। मतलब इसमें कहा गया है कि अगर लोकसभा किसी कारणवश भंग हो जाती है या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो लोकसभा के भंग होने की दिशा में तो वो पहली बैठक तक अपने पद पर रहेगा। तो अध्यक्ष अपनी सहायता के लिए कुछ सदस्यों का एक अध्यक्ष मंडल भी बना सकता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में यही अध्यक्ष मंडल का कोई सदस्य अथवा उपाध्यक्ष के आदेश से लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। और अगर हम इनकी सैलरी की बात करें तो 2008 के अकॉर्डिंग लोकसभा के अध्यक्ष को 1.25 लाख रुपीस दिए जाते हैं, प्रति माह वेतन है, और साथ ही उन्हें 1000 रुपये का सत्कार भत्ता और अनेक सुविधाएं भी दी जाती हैं। अब हम बात करते हैं संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते की। तो संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो दोनों को समान वेतन और भत्ते दिए जाते हैं और वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग प्रत्येक सदस्य को 16,000 रुपये मासिक वेतन, 20,000 रुपये निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, 23,000 रुपये मासिक कार्यालय भत्ता और 1,000 रुपये का उनको प्रतिदिन भत्ता दिया जाता है। उनको निःशुल्क आवास दिया जाता है, उनको हर तरह की सुविधाएं दी जाती है, चिकित्सा संबंधी, रेल यात्रा, हवाई यात्रा, टेलीफोन, ये सारी सुविधाएं उन्हें फ्री में मिलती हैं। तो आप सभी देख सकते हो कि जो लोकसभा के मेंबर्स हैं तो उन्हें कितनी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है। तभी तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग इलेक्शन की तरफ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पर सैलरी अच्छी है और एक तो पहली बात वह पावर में आ जाएंगे और साथ ही उन्हें हर तरह की सुविधाएं प्रदान होंगी। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और साथ ही ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसीलिए जो लोकसभा के अधिकार और कार्य हैं वो आपको मैं पार्ट 2 में प्रोवाइड कराऊंगी। तो आई होप अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप पूरी एंड तक मेरी वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।